हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम क्वेश्चन संख्या 2 यानी स्वतंत्रता से पूर्व जो स्कूलें थी, महाविद्यालय थी, उनमें शारीरिक प्रशिक्षण का स्वरूप किस प्रकार से बताया गया है, उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, सुनते रहना है और साथ साथ में आप पढ़ भी सकते हैं। जिस प्रकार से मैं पेन का यूज़ करूँगा, आप वहाँ पर फोकस बनाए रखें, ध्यान से पढ़ें। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में लिखिए। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा किसी न किसी रूप में अवश्य ही रही होगी, लेकिन इस बात का कोई विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध नहीं है सिवाय वहाँ के स्वस्थ हष्ट-पुष्ट व्यक्तियों के जो शारीरिक शिक्षा के होने को बल देते हैं। सन 1600 में अंग्रेजों ने व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया। धीरे धीरे भारत पर अंग्रेजों का राज्य हो गया, अधिकार हो गया। 1858 में भारत की शासन व्यवस्था पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गई। अंग्रेजों का खेल कूदों से बहुत लगाव था। वह खेलों को शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से देखते थे, लेकिन भारतीयों के संबंध में उनकी राय बिल्कुल विपरीत थी। यही कारण है कि अंग्रेजों ने भारतीय स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को शारीरिक शिक्षा से दूर ही रखा। ब्रिटिश शासनकाल में मैकाले का नाम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान रखता है। वह सदा ऐसी शिक्षा का पक्षधर रहा है जो भारतीयों के मन मस्तिष्क में उनके प्रति भक्ति भाव पैदा करे। मैकाले के अनुसार हमारी अंग्रेजी यानी सरकार ने जो भारत में यह एक ऐसी नवीन शिक्षा व्यवस्था लागू की जिनका मूल उद्देश्य भारतीयों के मन में राष्ट्रीय एकता व भक्ति भावना का लोप करके उनमें हमारे यानी कि अंग्रेजों के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करना था। इस शिक्षा व्यवस्था में भारतीयों के व्यक्तित्व निर्माण करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अतः इसलिए शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से दूर रखा गया था। लेकिन कुछ विद्यालयों में मैकाले की जिम्नास्टिक विधि के अनुसार शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, परंतु यह विधि सकारात्मक परिणाम देने में असफल रही। इसके कई कारण थे कि असफल क्यों हुई, क्या क्या कारण थे इसके। तो वो थी कि शिक्षकों के प्रशिक्षण का अभाव था। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होना, यानी कि शिक्षक थे वो प्रशिक्षित नहीं थे, वो अशिक्षित थे। इस बात से अज्ञान उनका मतलब ज्ञान नहीं था उनको भी। भारतीय व्यायामों की अनदेखी करना। विद्यालयों में कुछ विशेष बच्चों का समूह बनाकर क्रियाओं को करा देना, यानी कुछ कम बच्चों को एक साथ बिठाकर उनको क्रियाएं करवा देना। पर्याप्त उपकरणों का अभाव, यानी कि पर्याप्त उपकरण नहीं थे उनके पास में, उनका अभाव था। साहित्य सामग्री का अभाव, सहज क्रियाओं की उपेक्षा, शिक्षण विधियों की उपेक्षा। पढ़ाने की जो क्रियाएं होती हैं, शिक्षण विधियाँ क्रियाएं, उनका क्या था, उपेक्षा, यानी कि कमजोरी थी उनकी। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को लेकर भारतीय शिक्षा के प्रति उपेक्षा के बावजूद निजी संस्थानों तथा संगठनों ने शारीरिक शिक्षण के क्षेत्र में जिम्नेजियम, व्यायामशालाओं, अखाड़ों तथा क्रीड़ा स्थलों की स्थापना का उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसके चलते निम्नलिखित क्रियाओं की लोकप्रियता बढ़ी, जैसे सूर्य नमस्कार, आट्यापाट्या, खो खो, कबड्डी, मल्लयुद्ध, लोकनृत्य, लाठी चलाना, दंड बैठक आदि प्रमुख हैं। 19वीं शताब्दी के आते आते शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी माना गया। फलस्वरूप सन 1870 में शिक्षा व्यवस्था देखने के लिए केंद्रीय सरकार जिम्मेदार बनी। सर्वप्रथम सन 1882 में शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। साथ ही सन 1894 में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाने का प्रयास किया गया, जो किन्हीं कारणों से असफल रहा, यानी कि वो सफल नहीं हो सका। YMCA ने भारत में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन युग प्रारंभ किया।
इस संस्था की स्थापना सन 1910 में हुई। मद्रास में शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1920 में हुई। शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1920 में हुई, जिसका श्रेय हैरी क्रोबक को जाता है। किसको जाता है? हैरी क्रोबक को जाता है। इस संस्थान को सन 1931 में महाविद्यालय का स्थान प्राप्त हो गया। YMCA का पूरा नाम नवयुवक ईसाई संस्थान, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, क्या नाम था? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन था, यानी कि नवयुवक ईसाई संस्थान। हैरी क्रोनबक को भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में जाना जाता है, जिनके अथक प्रयासों से भारत में शारीरिक शिक्षा का श्रीगणेश हुआ। यानी कि भारत में श्रीगणेश करने वाले वो कौन से शारीरिक शिक्षा के व्यक्ति थे? तो वो थे हैरी क्रोनबक। इस संस्था से शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित शिक्षक मिलने आरंभ हो गए, जिससे शारीरिक शिक्षा के संस्थानों में वृद्धि हुई। राजकीय शारीरिक शिक्षण संस्थान हैदराबाद सन 1931 में, राजकीय शारीरिक शिक्षण संस्थान कलकत्ता में सन 1932 में खोला गया। उसके बाद में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ में स्थापित किया गया 1932 में। शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण संस्थान कंदिवली बम्बई के अंदर 1938 में स्थापित किया गया। इन सब की स्थापना होती है। तो शारीरिक शिक्षा के पितामह कौन थे? हैरी क्रोनबक। अब बात करते हैं भारत में शारीरिक शिक्षा के स्वरूप की। तो भारत में जो आधुनिक स्वरूप आया शारीरिक शिक्षा का, वो किस प्रकार से आया? आधुनिक युग में ये धारणा विकसित हुई कि बच्चों को केवल सैद्धांतिक विषयों का ज्ञान देकर शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। सैद्धांतिक विषयों के ज्ञान से होने वाले मानसिक विकास से बच्चे का जो संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रबंधन संगठन किस प्रकार से भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रबंधन किया जा सकता है, संगठन किया जा सकता है? यदि शारीरिक शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो विद्यालय में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से की जानी चाहिए या की जानी आवश्यक है। भारतीय विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का संगठन एवं व्यवस्था निम्नवत रूपों में की जानी चाहिए। सबसे पहले व्यायामशाला। प्रत्येक विद्यालय में व्यायामशालाएं होनी चाहिए। व्यायामशाला 20 मीटर लंबी, 6.5 मीटर चौड़ी, 3 से 6 मीटर ऊंची छत वाली होनी चाहिए। उसका फर्श लकड़ी का होना चाहिए। व्यायामशाला के हॉल से लगे हुए भंडारगृह, स्वास्थ्य निरीक्षण कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, शारीरिक शिक्षा कार्यालय तथा यथासंभव जल एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि जो हॉल होता है, व्यायामशाला का जो हॉल होना चाहिए, उससे लगे हुए भंडारघर होना चाहिए, स्वास्थ्य निरीक्षण कक्ष होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष होना चाहिए, शारीरिक शिक्षा कार्यालय तथा यथासंभव जल, यानी कि जहाँ पर व्यायाम किया जाता है वहाँ पर जल की व्यवस्था और स्वच्छता की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। हॉल हवादार होना चाहिए, जिससे हवा आती रहे। उसमें कृत्रिम प्रकाश की भी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि लाइट, यानी सूर्य का प्रकाश निरंतर आता रहे। प्राथमिक विद्यालय के लिए व्यायामशाला आवश्यक नहीं है। जो 5वीं तक से बच्चे पढ़ते हैं, जो 1 से 5वीं तक की स्कूलें हैं प्राथमिक, उनमें ज़रूरी नहीं है। वहाँ छायादार खेल का मैदान ही काफ़ी है। यानी उनको व्यायाम करवाना चाहिए, लेकिन छायादार जो मैदान होते हैं खेल के, उनमें करवाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार फर्नीचर हटाकर कक्षा के कमरों को ही शारीरिक शिक्षा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट आता है कि प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक, यानी जिनको प्रशिक्षण प्राप्त होता है और जो प्रशिक्षित होते हैं वो शारीरिक शिक्षक होने चाहिए। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक का प्रशिक्षित होना भी अनिवार्य है। इसका अर्थ यह है कि विद्यालय के अन्य शिक्षक गण इस क्रियाकलाप में सहयोग ही न दें,
उत्तम व्यवस्था तो ये होगी कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को विषय अध्यापन कार्य भी दिया जाए तथा कक्षा अध्यापकों को शारीरिक शिक्षा में सहयोग प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाए और उच्च माध्यमिक विद्यालय का शारीरिक शिक्षा अध्यापक शारीरिक शिक्षा के डिप्लोमा के साथ साथ स्नातक हो और शिक्षण प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुका हो। ऐसा शिक्षक ही शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा में समन्वय स्थापित कर सकेगा। माध्यमिक विद्यालय में 250 छात्रों पर एक शारीरिक शिक्षक होना चाहिए। लड़कियों के लिए शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापिका होनी चाहिए। लड़कियों के लिए अलग से महिला टीचर यानी शारीरिक शिक्षा की महिला टीचर को लगाना चाहिए। खेल का मैदान खेल का मैदान विभिन्न प्रकार की खेल कूदों को आयोजित करने के लिए खेल का समुचित मैदान होना आवश्यक है। खेल का मैदान में विद्यालय से संलग्न या उसके समीप होना चाहिए ताकि विद्यार्थीगण विद्यालय समय में तथा उसके बाद में शिक्षकों के निर्देशन में सुविधापूर्वक खेल सकें। विद्यालय में खेल का मैदान इस प्रकार का होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में 20 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा यानी 20 बाई 20 का मैदान प्राथमिक स्कूलों में होना चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें 160 छात्रों के लिए 2 से 3 एकड़ का, फिर आता है 320 छात्रों के लिए 3 से 4 एकड़ का, 480 छात्रों के लिए 6 से 7 एकड़ का। खेल के मैदान का क्षेत्र प्रति बालक खेल के लिए स्थान की आवश्यकता अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। जैसे प्राथमिक विद्यालय के अंदर जो खेल का मैदान होगा 100 से 200 मीटर प्रति विद्यार्थी के हिसाब से। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर 250 से 500 वर्ग मीटर प्रति विद्यार्थी। महाविद्यालय के अंदर 500 से 1000 वर्ग प्रति मीटर का जो प्रति विद्यार्थी होना चाहिए। यानी कि प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और महाविद्यालय के अंदर 100, 200, 250 से 500, 500 से 1000 वर्ग मीटर प्रति विद्यार्थी। खेल के मैदान के ये बताए गए हैं विद्यार्थियों के अनुसार। खेल का मैदान चौरस तथा कंटीली झाड़ियों से रहित होना चाहिए। यानी कि चौरस होना चाहिए, यानी 4 कोण से बराबर, चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, यानी कि आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए और कंटीली झाड़ियों से रहित होना चाहिए। इसमें कुछ किसी प्रकार के कांटे व झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। मैदान की उचित सजावट होनी चाहिए और चारों ओर किनारों पर सुंदर पेड़ पौधे तथा बेल आदि लगी होनी चाहिए। खेल का मैदान सुनियोजित होना चाहिए तथा उसमें विभिन्न खेलों के लिए मैदान, पिच, कोर्ट, बाउंड्री लाइन्स, पोल्स आदि बने होने चाहिए। क्या क्या उपकरण रख सकते हैं मैदानों में? शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है? शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए विविध प्रकार के खेल के उपकरण आवश्यक हैं। विभिन्न कौशलों के विकास के लिए विभिन्न उपकरण होने चाहिए। विद्यालय के लिए किस प्रकार के उपकरण चाहिए, इसका निर्धारण खेल कूद में भाग लेने वालों पर निर्भर करता है। अपने आर्थिक साधनों को देखते हुए खेल के उपकरणों का व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्यालय में आहार। विद्यालय में दिया जाने वाला अल्प आहार या आहार शारीरिक शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। 3 से 6 या इससे अधिक घंटे तक छात्र घर से बाहर रहते हैं। इस अवधि में वह शारीरिक व मानसिक क्रियाएं करते हैं तो परिणाम स्वरूप उनकी शारीरिक शक्ति का क्षय होता है, यानी कि उनमें कमी होती है। उन्हें भूख लगती है तो उन्हें शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगती है, तो उन्हें भूख लगती है। ऐसी दशा में विद्यार्थी का इस विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि उनके लिए पोषक आहार की व्यवस्था करे। परंतु भारत में अधिकांशतः, यानी कि जो भारत के अंदर अधिकांश विद्यालय में आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं है कि वे बच्चों को पोषक आहार प्रदान कर सकें। इसलिए लंबी विश्राम अवधि में बच्चों को आहार के लिए घर जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। जो बच्चे विद्यालय से दूर रहते हैं उन्हें नाश्ता साथ लाना चाहिए। जो बच्चे घर से नाश्ता लाए उनके लिए विद्यालय में ऐसा कमरा अथवा स्थान होना चाहिए जहां बैठकर वे भोजन कर सकें। खोमचे वालों को विद्यालय के बाहर या आसपास खड़े होने
से रोका जाना चाहिए ताकि बच्चे गंदा खाद्य पदार्थ न खाएं। विद्यालय में कैंटीन खोली जानी चाहिए जिसमें छात्रों को सस्ता व पोषक खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सके। यह कैंटीन शारीरिक शिक्षा अध्यापक अथवा अन्य किसी योग्य अध्यापक के कुशल निर्देशन व निरीक्षण में संचालित होना चाहिए। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण यानी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए प्रभावपूर्ण पर्यवेक्षण एवं समन्वय नितांत आवश्यक है। इस कार्य के लिए शारीरिक शिक्षा के निरीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए। प्रत्येक जनपद में 1 या 2 निरीक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। जनपद के निरीक्षकों के कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए कई जनपदों पर एक संभागीय शारीरिक शिक्षक या शारीरिक शिक्षा का निरीक्षक व संपूर्ण राज्य की शारीरिक शिक्षा का समन्वय करने व निर्देशन प्रदान करने के लिए निर्देशक शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति होनी चाहिए जो सुयोग्य व्यक्ति हो। शारीरिक शिक्षा में अधिगम विलियम एवं मॉरिसन ने शारीरिक शिक्षा के 3 प्रकार के अधिगमों का उल्लेख किया है। विलियम मॉरिसन ने 3 प्रकार के अधिगम बताए हैं शारीरिक शिक्षा के। जब किसी विशिष्ट प्रकार का खेल खेला जाता है तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रविधियों का अधिगम करना। शारीरिक कुशलता में वृद्धि करने हेतु सहायक अधिगम के साधनों का उपयोग करना। ऐसी सहगामी अधिगम जो दल के साथियों, विरोधियों, निर्णायक यानी रेफरी, शिक्षक तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति अनुकूल समुचित अधिवृत्ति धारण करने में सहायक होता है। शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम छात्र के समुचित शारीरिक विकास के लिए प्रतिदिन कई घंटे शारीरिक क्रियाकलाप कराया जाना आवश्यक है, परंतु आज के सुसभ्य समाज में बच्चों को विद्यालय में खेलने कूदने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। परिणामतः उनका शारीरिक विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि विद्यालय के दैनिक कार्यक्रम में बच्चों की शारीरिक शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रावधान किया जाए ताकि वह जो विद्यालय अवधि में बच्चों में शारीरिक क्रियाकलापों के प्रति रुचि, उपयुक्त ज्ञान तथा कौशल विकसित किया जा सके। विद्यालय समय के बाद भी शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि छात्राएं अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न क्रियाकलापों में भाग ले सके। विद्यालय समय में भी बालकों के लिए शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक छात्र के लिए उसमें भाग लेना अनिवार्य होना चाहिए। विद्यालय समय में इसका कालांश प्रतिदिन 30 से 40 मिनट का हो सकता है। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित क्रियाकलाप की इसमें कराए जाने चाहिए। इस कार्य में व्यायाम शिक्षक के अतिरिक्त अन्य शिक्षक भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो ये था हमारा 2 प्रश्न, यानी कि जिसमें शारीरिक शिक्षा का क्या क्या उपकरण, क्या क्या खेल का मैदान, किस प्रकार का डायनामिक होना चाहिए, किस प्रकार से शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम होना चाहिए, निरीक्षण कैसे रखना चाहिए, अधिगम क्या है, उपकरण क्या है, विद्यालय आहार किस प्रकार से दिया जा सकता है, प्रस्तावना, व्यायामशाला, प्रशिक्षित शिक्षक का लगाना। तो आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपने वीडियो पूरा देखा ही होगा। धन्यवाद और लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।